नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मध्यकालीन शिक्षा, जिसके अंतर्गत नारी शिक्षा, पर्दा प्रथा, विदुषी, वीरांगना महिला और विभिन्न उपाधियों की चर्चा करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा की क्या प्रणाली थी, क्या पाठ्यक्रम थे, उनके क्या माध्यम थे। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे उसके आगे की विषय वस्तु, नारी शिक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा हो या वैदिक कालीन शिक्षा हो या मध्यकालीन शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं, तो हर समय में महिलाओं की शिक्षा की लगभग उपेक्षा की गई है। महिलाओं की शिक्षा के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं था, कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी या कोई विशेष महिला विद्यालय की व्यवस्था नहीं की गई थी। समाज के जो विभिन्न वर्ग के लोग थे वो महिलाओं शिक्षा की लगभग उपेक्षा किए। और उसी क्रम में जो मध्यकालीन शिक्षा की जब चर्चा करते तो नारी शिक्षा की बात आती है, तो इस काल में भी नारी शिक्षाओं की लगभग उपेक्षा की गई। समाज के बहुत बड़े वर्ग, समान वर्ग, निम्न वर्ग की महिलाएं लगभग शिक्षा से वंचित हो गई। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा की व्यवस्था थी, हम पहले चर्चा कर भी चुके, मकतब और प्रमुख रूप से मदरसों में थी। मकतब में कुछ महिलाएं तो शुरू में प्रारंभिक शिक्षा ले लेती थी, क्योंकि मकतब किसी मस्जिद संबंध होते थे और निकटवर्ती क्षेत्र के लोग शिक्षा अपने बच्चियों को दिलवाते थे। लेकिन मदरसों के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन अधिक था, तो इस वजह से जो अभिभावक थे मदरसों में, जहां पर लड़के भी पढ़ते थे, इनकी अलग कोई व्यवस्था ना होने से, अलग शिक्षण संस्था ना होने से, तो इनके अभिभावक अपने बच्चियों को शिक्षण संस्था मदरसे में नहीं भेज पाते थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिए। और यही कारण है कि मध्यकाल में भी शिक्षा के क्षेत्र में मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय महिलाओं ने भी शिक्षा से लगभग अपने को अलग ही रखा और समाज के वातावरण के कारण भी उनको अलग रहना पड़ा। और जब हम कुछ पर्दा प्रथा की चर्चा करते हैं, तो पर्दा प्रथा भी मुस्लिम शासन में या मुगल काल में बहुत अधिक था। और एक ये भी कारण था कि महिलाएं जब पर्दा में रहती थी तो वो निकल करके जहाँ को एजुकेशन हो, जहाँ बच्चे भी पढ़ते थे, बच्चियां भी साथ अगर शिक्षा ले, तो शायद इन व्यवस्था में संभव नहीं था। और यही कारण है जो पर्दा प्रथा थी हमारे शिक्षा में महिलाओं के लिए एक बाधक के रूप में काम किया। पर्दा प्रथा को हम ये कह सकते हैं कि संकीर्ण विचारधारा कह सकते हैं, या उस समय का एक संस्कार कह सकते हैं जो एक विशेष धर्म में चला आ रहा था। और यही कारण थे कि बहुत सारे अभिभावक चाहते हुए भी अपनी बच्चियों को पर्दा प्रथा के कारण, समाज के संकीर्ण विचारधारा के कारण अपने बच्चियों को मदरसे में नहीं भेज पाए, क्योंकि समाज द्वारा या शिक्षण व्यवस्था द्वारा उनके लिए समाज में अलग महिला शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। जिस प्रकार वैदिक कालीन में मध्यकालीन की अपेक्षा लगभग वही उनकी स्थिति रही, बौद्ध कालीन में भी लगभग वही स्थिति रही, और मध्यकाल आते आते महिलाओं की शिक्षा की लगभग उपेक्षा की गई। और यही कारण था कि महिलाएं के प्रति जो भी शिक्षा दिया गया वो लगभग नहीं के बराबर समाज में पहुंच पाई। कुछ अभी हम चर्चा करें, कुछ विदुषी या वीरांगनाएं जो महिलाएं थीं। विदुषी महिला का मतलब है ऐसी महिला जो विद्वान हो। अगर विद्वान महिला होती है तो उसको विदुषी कहते हैं, अगर वीर महिला होती है तो उसको वीरांगना कहते हैं। तो जो विदुषी महिला थी, विद्वान महिला थी, वो नारी शिक्षा के अंतर्गत या पर्दा प्रथा के कारण बाहर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हम चर्चा भी कर चुके हैं। पुनः बता दें कि शिक्षा दो प्रकार से संचालित होती थी मकतब मदरसों द्वारा, जिसमें जो शिक्षा को दो प्रारूप बांटा गया था। जन समान की शिक्षा, जिसमें सभी वर्ग को लोग शिक्षा ले सकते हैं, मकतब मदरसे में जाके नियम अनुसार पालन करते हुए शिक्षा लें। दूसरी शहजादों या राज परिवार की शिक्षा, इसके अंतर्गत राज परिवार के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, जिसको हम शिक्षक यानी मौलवी कहते थे उस समाज में, उस समय उनको घर बुला के शिक्षा दिलवाते थे। और यही कारण है कि कुछ महिलाएं जो राज परिवार की
थी, उनको शिक्षा के लिए घर बुला करके मौलवी अर्थात शिक्षकों द्वारा उनको शिक्षित किया गया। यही कारण है कि ये जो विदुषी महिलाएं हर समाज में गिनी चुनी ही हमको मिल पाती हैं। लिस्ट ऐसा है कि हम हाथ पर उनका नाम गिन सकते हैं, क्योंकि उस समय प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक महिला शिक्षा के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं था और पर्दा प्रथा के कारण भी इस नारी शिक्षा में बाधा आ रही थी। अब चर्चा करते हैं विदुषी और वीरांगना महिला। विदुषी का मतलब विद्वान महिला, जिसमें हम वीरांगना महिला, जब वीरांगना महिला का नाम लेते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, लेकिन हम यहाँ उनकी चर्चा इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत विदुषी या वीरांगना महिला चर्चा करेंगे। और जो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1800 शताब्दी के बाद 1828 ईस्वी में हुआ था और हमको चर्चा करना 8वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक। जब आधुनिक इतिहास या आधुनिक शिक्षा की चर्चा करेंगे तब वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का हम चर्चा करेंगे। आइए, पहला नाम है गुलबदन बेगम। ये विदुषी मतलब विद्वान महिला थी और ये कौन थी ये जान ले। ये मुगल काल से संबंधित थी, बाबर की पुत्री। बाबर कौन थे हम बता चुके हैं, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, जिनकी पुत्री गुलबदन बेगम थी। और इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, हुमायूं नामा। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी है और वन के विभिन्न परीक्षाओं में आता भी है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम ने की। गुलबदन बेगम कौन थी, वह बाबर की पुत्री थी। दूसरा, जहां आरा, ये भी विद्वान महिला थी, विदुषी महिला थी। शाहजहां की पुत्री। शाहजहां हम सब जानते हैं, आगरा और शाहजहां का विशेष संबंध है। आगरा का जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया। उन्हीं की पुत्री जहां आरा थी, जो एक विदुषी महिला के रूप में जानी जाती है। अगला है चांद बीवी। चांद बीवी आदिल शाह या अली आदिल शाह की बेगम, जो बीजापुर के सुल्तान थे या नवाब के रूप में जाने जाते हैं। आदिल शाह की बेगम चांद बीवी भी एक विद्वान के साथ साथ एक वीरांगना महिला भी थी। समय समय पर हम देखेंगे कि इतिहास के विभिन्न घटनाओं में इनका भी योगदान रहा। चांद बीवी आदिल शाह की बेगम थी, बीजापुर। दुर्गावती। दुर्गावती की जब चर्चा करते हैं तो नाम आता है, ये पत्नी थी दलपत शाह, जो गोंड राजवंश के शासक थे। ये उनकी पत्नी थी दुर्गावती, जो अपने विद्वता के कारण, अपने वीरांगना के कारण इतिहास में इनका भी विशेष नाम है। रजिया सुल्तान। हम सब रजिया सुल्तान के बारे में सुने अवश्य होंगे। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी और इनके पिता इल्तुतमिश थे। इनके पति का नाम मलिक अल्तुनिया था। जो रजिया सुल्तान के बारे में एक और प्रश्न बनता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो इनका नाम आता है रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, जब मुस्लिम जुड़ जाएगा और प्रथम महिला जुड़ जाएगा तब इनका नाम हमको लेना पड़ेगा। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान का नाम आता है। ये गुलाम वंश से संबंधित थी। गुलाम वंश अभी चर्चा हम इसके 1-2 क्लास पहले कर चुके हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये उसी वंश की थी। अब आगे चलते हैं। उस समय कुछ विशेष उपाधियां भी दी जाती थी। उपाधियां का मतलब है ऐसे योग्य व्यक्ति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हो या उसमें महारत हासिल हो या उसमें उनको विशेष ज्ञाता की जानकारी हो, विशेषज्ञ के रूप में हम कह सकते हैं। जैसे आजकल होता है वो किसी चीज में कोई मान लीजिए पीएचडी करते हैं, विशेषज्ञ होते हैं तो उपाधि दे जाती है, या किसी क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक उन्होंने अध्ययन किया है, जानकारी रखते हैं तो संबंधित उपाधि दी जाती। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे विभिन्न उपाधियों के। तर्कशास्त्र, ऐसे व्यक्ति जो तर्कशास्त्र में विशेष योग्यता रखते हो या तर्कशास्त्र के बारे में विशेष जानकारी हो या विशेष उनका प्रभाव हो या तर्कशास्त्र के बारे में उनको विस्तार से गहन अध्ययन किया हो, तो उनको फाजिल की उपाधि दी जाती थी।
मध्यकाल में, मुगल काल में जो ऐसे व्यक्ति जो तर्कशास्त्र में विशेषज्ञ होते थे, विशेषता रखते थे, जानकारी अधिक रखते थे, उनको फाजिल की उपाधि दी जाती है। और ये भी प्रश्न बन के आ सकता है कि फाजिल की उपाधि किसे दी जाती थी या किस क्षेत्र में दी जाती थी। तो फाजिल की उपाधि तर्कशास्त्र के क्षेत्र में दी जाती थी, इसके विशेषज्ञ के रूप में। दूसरा, धर्मशास्त्र के जो ज्ञाता होते थे, ठीक इसी प्रकार जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते थे, जानकार होते थे, उन्हें आलिम, जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते थे उन्हें आलिम की उपाधि दी जाती है। एक प्रश्न और बन जाता है कि आलिम की उपाधि किस क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में दी जाती है? तर्कशास्त्र। अगला, साहित्य के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते थे उन्हें काबिल। प्रश्न बन जाता है कि काबिल की उपाधि किस क्षेत्र में दी जाती है? तो साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं। अब आइए चर्चा करें शिक्षा संस्थाएं, जिसमें मकतब मदरसा तो हम चर्चा कर चुके हैं। मुगल कालीन में या मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में कुछ शिक्षण संस्थाएं थी जिनको हम यह बताना चाहेंगे, जिसमें मुख्य रूप से मकतब मदरसा तो था, इसके अलावा खाएं, दरगाहें, कुरान स्कूल, फारसी स्कूल, अरबी स्कूल, फारसी और कुरान स्कूल, इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी, जिसमें मकतब के बारे में हम चर्चा कर चुके। पुनः बता दें, मकतब एक प्राथमिक शिक्षा केंद्र हुआ करते थे जहां पर अक्षर ज्ञान कराया जाता था। मदरसा उच्च शिक्षा केंद्र होते थे जिसको व्याख्यान विधि कहा जाता है। ये प्रमुख दो माध्यम थे, लेकिन खाए भी मुस्लिम की प्राथमिक शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ करते थे। दरगाहें को भी हम शिक्षण संस्थान के रूप में जानते हैं, इसमें मुस्लिम शिक्षक पढ़ाते थे मुस्लिम बालकों को। कुरान स्कूल के बारे में, जो कुरान शरीफ धार्मिक पवित्र ग्रंथ है इन संप्रदाय का, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके साहित्य के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में इस स्कूल में अध्ययन कराया जाता था कि उस जात समुदाय के लोग अपने साहित्य के बारे में विस्तार से जाने। फारसी स्कूल, जैसे हम जानते हैं फारसी विषय एक अलग विषय होता है, तो इसका भी एक अलग स्कूल की स्थापना की गई, जहां पर सिर्फ फारसी भाषा, फारसी साहित्य, फारसी कविताएं, फारसी विभिन्न विषय वस्तु को अध्ययन कराया जाता था। अरबी स्कूल, अरबी भाषा भी उस समय आवश्यक थी जानने के लिए, तो अरबी स्कूल की भी स्थापना की गई, जिसमें अरबी विभिन्न साहित्य के बारे में अध्ययन कराया जाता था। फारसी और कुरान स्कूल, ये इन दोनों की शिक्षा की एक ही स्कूल व्यवस्था की गई थी कि फारसी एवं कुरान एक ही साथ, जो अगर दोनों पढ़ना चाहे तो एक स्कूल में जाकर के फारसी और कुरान संबंधी साहित्य और विशेष बातों को जान सके। उस समय हम जानते हैं कि फारसी राजभाषा हुआ करती थी और राजपद पाने के लिए फारसी भाषा का विशेषज्ञ या जानकार होना अति आवश्यक था। तो भारत के बहुत सारे ऐसे युवक थे जो राजपद पाना चाहते थे, पाने की क्षमता भी रखते थे, लेकिन इस भाषा के ज्ञान के अभाव में उनको रोजगार उस क्षेत्र में मिलना संभव नहीं था। यही कारण था कि इस विषय के लिए अलग स्कूल खोला गया। जो इस विषय की जानकारी चाहते थे, राजपद चाहते थे या फारसी भाषा का विशेष जानकारी चाहते थे, वो इस स्कूल में आकर के अपने ज्ञान को बढ़ाते थे, इस विषय के विशेषज्ञ बनते थे और राज परिवार के पद पाने के हकदार हुआ करते थे। आइए जाने कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने जाना नारी शिक्षा के बारे में, पर्दा प्रथा के बारे में जाना, और ये प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन विदुषी या विद्वान महिला का नाम बताइए, या मुस्लिम कालीन कोई प्रसिद्ध विदुषी या वीरांगना महिला का नाम बताइए। तो हम बता सकते हैं गुलबदन बेगम, जहां आरा, चांद बीबी, दुर्गावती, रजिया सुल्तान आदि। ये सब महिलाएं मध्यकालीन की प्रसिद्ध महिलाएं थीं, जो अपने क्षेत्र में विदुषी और वीरांगना के क्षेत्र में प्रसिद्ध थी और विभिन्न उपाधि दी जाती थी। तर्क शास्त्र के क्षेत्र में फाजिल, धर्म शास्त्र के क्षेत्र में आलिम और साहित्य के क्षेत्र में काबिल। इस प्रकार आज हम लोगों ने मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन किया। इसके अगले क्लास में इसके गुण दोष और मूल्यांकन के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। नमस्कार।